चुनाव के दौरान चली नरेंद्र मोदी की गारंटी किसकी गारंटी चलेगी? इंडिया गठबंधन ने कुछ गारंटियां दी, कुछ नरेंद्र मोदी ने दी, लेकिन आज का दिन यह तय करेगा कि किसकी गारंटी पर जनता ने किया है भरोसा। सबसे पहले आज आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने, इलेक्शन ब्रेकिंग। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती, वक्त बहुत कम बचा है। सभी 542 सीटों के आएंगे परिणाम। एक सीट का नतीजा पहले ही घोषित हो चुका है, एनडीए की एक सीट, इसीलिए आपको टैली में नजर आ रही है। और टीवी 9 भारतवर्ष पर रिजल्ट डे की सबसे बड़ी कवरेज शुरू। सभी मतदान केंद्रों पर टीवी 9 के रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। टीवी 9 पर देखिए चुनावों का पहला रुझान सबसे पहले 1 घंटे 55 मिनट के बाद। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आपके सामने होंगे। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज। मतगणना पूरी होने के बाद सभी को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस की तरफ से सभी नेताओं को फोन कर दिया गया है। आज देर रात या कल सुबह तक दिल्ली आने को कहा गया है। संजय राउत ने कहा आज दोपहर बाद सब दिल्ली जाएंगे। और देखिए ममता बनर्जी ने भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है यूपी से। यूपी के डीजीपी ने उपद्रव की आशंका जताई है। एक और बड़ी खबर देखिए, तैयारियों के साथ साथ आपके साथ एक भी खबर मिस नहीं होने देंगे आपको। यूपी के डीजीपी ने उपद्रव की आशंका जताई है। मतगणना के दौरान या बाद में उपद्रव की आशंका है। सभी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को सर्कुलर भेज अलर्ट किया गया है। सर्कुलर में सावधानी बरतने को कहा गया है। तो देखिए सर्कुलर भेजकर अलर्ट किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, इसी में इलेक्शन कमीशन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ शिकायत हो गई है। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। यह बड़ी खबर है। दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। लखनऊ में चुनाव आयोग से मिले तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया दंगा भड़काने की साजिश का। और एक और बड़ी खबर, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई जिलों में एसपी उम्मीदवारों को नजरबंद कर दिया गया है। मिर्जापुर, अलीगढ़, कन्नौज में कैंडिडेट नजरबंद कर दिए गए। ये वो कह रहे हैं काउंटिंग में हिस्सा लेने से रोकने की साजिश है, ये अखिलेश कह रहे हैं। जबकि कन्नौज की कैंडिडेट तो वो खुद हैं। जन आक्रोश पैदा करने वाले एक्शन ना ले, ये कहा है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में एसपी उम्मीदवारों को नजरबंद कर दिया गया है। मिर्जापुर का नाम लिया उन्होंने, अलीगढ़ का नाम लिया, कन्नौज का नाम लिया। कह रहे कैंडिडेट्स को नजरबंद किया गया है। काउंटिंग में हिस्सा लेने से रोकने की साजिश है। जन आक्रोश ना पैदा हो, ऐसा कोई काम ना करे प्रशासन, ये कह रहे हैं अखिलेश। तो देखिए ये तमाम बड़ी खबरें भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। जो हलचल है उससे आपको वाकिफ कराएंगे। साथ ही साथ मतगणना का दिन है, क्या चल रहा है, हमारे तमाम सहयोगी काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त मौजूद हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष के वो तमाम रिपोर्टर्स जो पल पल की अपडेट आपको देंगे, वो अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। ये देखिए आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता, कुमार कुंदन, पंकज झा हमारे सहयोगी और रजनीश रंजन इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये हमारे रिपोर्टर्स की पहली बटालियन है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। पंकज, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया है समाजवादी पार्टी पर। कहा है ये दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने की है चुनाव आयोग में शिकायत, और समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से कल रात तक बहुत हलचलें होती रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद निर्वाचन आयोग को उन्होंने कई तरह की शिकायतें लिखी हैं। उनका ये आरोप है कि कई जगहों पर उनके लोगों को रोका जा रहा है, उनके नेताओं को अलग अलग ज़िलों में नज़रबंद किया जा रहा है। उनके बयान को देखिए, उन्होंने तो ये कहा था कि करो या मरो जैसी स्थिति है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बलिदान देने तक की बात कही है। उसके बाद कल दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही दूसरे बड़े नेता यहाँ निर्वाचन अधिकारी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उकसाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि कई जिलों में दंगे जैसे हालात हो सकते हैं। यूपी के डीजीपी और होम सेक्रेटरी ने भी इस बात की आशंका जताई है कि जैसे हालात बन रहे हैं उसमें कई जगहों पर गड़बड़ी की आशंका की जा सकती है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं
कुछ गड़बड़ियां की जा सकती हैं जिससे बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जाए काउंटिंग सेंटर पर। उन्होंने तो ये तक कहा कि उनकी जो लॉयर्स सेल के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं को कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है कि उनके कार्यकर्ता अपने अपने सेंटर पर मौजूद रहें, इससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है, इस तरह की आशंका और इनपुट। ठीक है, भरोसे की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। पंकज बने रहे अब हमारे साथ, कुमार कुंदन का जल्दी से हम रुख करते हैं। कुमार, ये बताइए कि अलग अलग मतगणना केंद्रों पर कैसी तैयारियां की हैं, जल्दी से एक छोटा सा ब्यौरा हमारे दर्शकों के सामने रख दें। बात करें तो एक बड़ी तैयारी की गई है आज के लिए, और इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जिस तस्वीर में आप देख सकते होंगे कि पटना के एएन कॉलेज में एक ऐसी तैयारी की गई है जिसमें कि 2 लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा और पटना दोनों के जो है यहाँ पे काउंटिंग होनी है। और इस काउंटिंग के तहत खास करके स्वास्थ्य शिविर एक बड़ा बनाया गया है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसमें कि लू लगने से लेकर तमाम तरह की समस्याएं मतदान कर्मियों और मतदान वाले पोलिंग अधिकारियों को हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ एक बड़ी व्यवस्था की गई है और सूरज की पहली किरण जो पांव फटते के साथ ही यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट हैं और जो काउंटिंग एजेंट हैं सबका पहुंचना शुरू हो गया है। और बस अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे काउंटिंग शुरू होने जा रही है और पता चलेगा कि किसकी किस्मत ईवीएम से खुलती है जी और कौन इस इलाके से सांसद बनता है। बिल्कुल बने रहिए कुमार कुंदन, पंकज झा और हमारे तमाम सहयोगी जिनका हम रुख करेंगे, लेकिन सीधे अब चलेंगे गौरव के पास। गौरव के पास आपके लिए है कुछ खास। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल समीर, अभी आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि हमारे संवाददाताओं की पहली बटालियन तैयार है। अब हम दिखाते हैं आपको कि सबसे ज्यादा जो वीआईपी चेहरे हैं, सबसे बड़े जो चेहरे हैं, जो सबसे बड़ी बटालियन के बड़े बड़े सेनापति हैं, वो कौन से हैं और वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी आज किस्मत दांव पर लगी हुई है और आज उनकी किस्मत का फैसला होने वाला। दिखाइए पीछे आप जरा इस बड़ी स्क्रीन पर। ऐसा चुनाव का कवरेज, ऐसी मतगणना की कवरेज कहीं नहीं मिलेगी। शुरुआत यहां से करते हैं। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर 7वें फेज में इनकी सीट थी। अधीर रंजन चौधरी को आप देख लीजिए, पीयूष गोयल को देख लीजिए, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी वाराणसी, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, डिंपल यादव मैनपुरी, नकुल नाथ छिंदवाड़ा, अरुण गोविल मेरठ, दिग्विजय सिंह लालगढ़, राजगढ़, अखिलेश यादव कन्नौज, राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों, राजनाथ सिंह लखनऊ, स्मृति ईरानी अमेठी, उमर अब्दुल्ला आप देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग, माधवी लता यहां पर आप देख लीजिए, हैदराबाद विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अन्नामलाई, कोयम्बटूर कंगना रनौत मंडी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये गोल गोल यहां पर राउंड जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रोसेसिंग का निशान है। अभी चर्निंग 8 बजे से शुरू होगी। 8 बजे के बाद यहां बहुत कुछ दिखेगा आपको, यहां चीजें बदलती दिखेंगी। इन नामों के नीचे आपको हार या जीत या आगे या पीछे दिखना शुरू होगा। और ये वो बड़े फेस हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जो बहुत कुछ आज तय करेंगे आने वाली सरकार की रूपरेखा में। इनका क्या योगदान होगा, ये किधर होंगे, इंडिया किधर होगा, एनडीए के कौन से बड़े नाम क्या कुछ होंगे, ये सब कुछ आज आपको इन नतीजों में दिख जाएगा। सीधा चलते एक बार समीर के पास। समीर, ओ टू यू। क्या बात है गौरव, क्या तैयारियां। और जल्दी से एक बार फिर हम रुख करेंगे मेन स्टूडियो का और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डेटा मुशाए। वो आज हमें क्या बताने वाले हैं, उन पर होगी सबकी नजरें, क्योंकि उनके पास है साइंटिफिक स्क्रीन। एक एक सीट की डिटेल आपको यहां पर मिलेगी। बता दें आपको कि पार्था आपको दिखाने क्या वाले हैं, चुनाव नतीजों पर राम मंदिर मुद्दे का असर कितना हुआ, 370 खत्म होने का चुनाव नतीजे पर असर क्या पड़ा, चुनाव नतीजे पर अग्निवीर योजना जिसका बड़ा शोर रहा ऑपोजिशन की तरफ से, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, संविधान बचाओ अभियान का नतीजे पर असर पड़ा या नहीं पड़ा, 2024 चुनाव में आदिवासियों का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा, जाट वोटर्स ने किन मुद्दों पर वोट डाला, संदेश खाली जो कि एक बड़ा मुद्दा था पश्चिम बंगाल का, इस मुद्दे से बंगाल में बीजेपी को फायदा हुआ क्या, हुआ तो कितना हुआ, सीएए के मुद्दे ने बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाया क्या, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के वोटर्स पर असर पड़ा क्या, ये सारी बातें पार्था हमें अपनी साइंटिफिक स्क्रीन के जरिए बताएंगे जैसे जैसे रुझान हमारे पास आते रहेंगे। इस बार मोदी फैक्टर का साउथ में कितना प्रभाव दिखा, यह भी पार्था जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कैसे आप बताएंगे, जल्दी से एक समरी दे दें। देखिए, ये तो रिजल्ट्स आते आते जब ट्रेंड आ रहा है तभी हमारा ये इंटेलिजेंट डैशबोर्ड बना हुआ है। हाँ। तो इंटेलिजेंट डैशबोर्ड में देखिए हमारा क्या मैप व्यू सीट वोट शेयर है, ये समझ यूपी का है। यूपी में क्या क्या हो रहा है, ये मैप खाली है। जब भी रिजल्ट्स आना चालू होगा ये मैप फिल होना चालू हो जाएगा। ओके। और हम लोग क्या करेंगे, रीजन वाइज आप देखिए अवध सिलेक्ट कर लेंगे, तो अगर अवध सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर राम मंदिर है, ये फैजाबाद सीट इधर है 54। हाँ।
तो देखेंगे इधर ये मैप क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा हमको मालूम हो जाएगा। ओके। तो राम मंदिर का इंपैक्ट और वो नहीं है, ये सिर्फ अवध रीजन में आप देखेंगे पिछले बार बीजेपी का वोट शेयर था 49.3। जब ट्रेंड आना चालू हो जाएगा तो ये वोट बढ़ रहा है, घट रहा है, हमको मालूम हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी रीजन वाइज वोट शेयर भी हमारे सामने होगा। रीजन वाइज है, आप देखेंगे, आप बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज दिखा रहा क्या? हूं। आप देखेंगे यूपी में अगर आप समझ लीजिए शुगर केन फार्मर्स कैसे वोटिंग किया। ओहो, समझ क्या बात ले, है? यूपी में 23 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर शुगर केन फार्मर इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कहां पर लोकेशन में है? मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो यहां पर हासिल होंगी। आप देखिए, आप यूपी का देख लीजिए, पोटैटो जो यादव बेल्ट बोला जाता है, ये आलू का जो एरिया है, ये आलू कौन सा एरिया में हो रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका रिजल्ट। तो क्या आलू समझ गया फार्मर, मैं। मुस्लिम पॉपुलेशन आपने लिख रखा है 10-20%, 40%, ये क्या है? आप देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20% यूपी में कितना सीट है? ओके, ये देखिए इधर दिखाई दे रहा है 27। कहां पर है? पहली बार क्या रिजल्ट था? ओके, इस सीटों में वोट शेयर क्या था? और जब 11 o'clock हम लोग ट्रेंड पकड़ लेंगे, मतलब राम मंदिर काम किया नहीं किया, अग्निवीर स्कीम का कुछ प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, राइट। आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में संदेश खाली चला या नहीं चला? सब 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 आप देखिए पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ओके। ठीक है। अब सीए देखिए, ये इधर एक हम लोगों ने किया मुतुआ पॉपुलेशन। ये देखिए, ये जो 2 सीट है, ये बोनगा और रानाघाट, इधर मुतुआ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जो लोग सीए डिमांड कर रहा था। अब भी इस सीटों में क्या, पिछले बार इन दोनों सीटों में देखिए बीजेपी का वोट शेयर था 50.9। ओके। तो जब ट्रेंड चालू हो जाएगा, ये वोट शेयर बढ़ रहा है, मतलब सीए काम किया, वोट शेयर घट गया, मतलब कितना घटा, ये सेम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब रिजल्ट नहीं दे रहा है, रिजल्ट का पीछे क्यों ये रिजल्ट आ रहा है, और ये हम लोग 11:30 से हम लोग बोलना चालू करेंगे क्यों रिजल्ट ऐसे आ रहा है। ओके, यानी 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन हम ये बताने की स्थिति में होंगे कि कौन से मुद्दे ने कितना असर डाला है 2024 के लोकसभा चुनावों पर। माइन्यूट डिटेल ऐसी, ये हमारी गारंटी है कि इतनी माइन्यूट डिटेल आपको और कहीं मिलेगी नहीं। तो डेटा मुशायरे जो बताते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सीधे एक बार फिर गौरव का रुख करते हैं। गौरव, मतलब इतनी बड़ी तैयारी समीर, मतलब इतनी डिटेलिंग में मजा आ गया देख के मुझे, हमारे दर्शकों को आप सोचिए कितना मजा आ रहा होगा इस वक्त। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है हमारी तैयारी, अभी आपके सामने एक और बड़ा एलिमेंट है, दिखाइए पीछे जरा इस स्क्रीन पर। आपको दिखाते हैं हमारी वो तैयारी जो आपको बहुत सरल और बहुत सटीक तरीके से समझा देगी कि इस बार किसकी सत्ता। यह है वो 272 का बहुमत चुंबक जिसकी तरफ दोनों को खिंचकर आना है। इधर से आप देख लीजिए एनडीए, इधर से आप देख लीजिए इंडिया। अब इधर एक इसलिए क्योंकि सूरत उनके पास आ चुका है। अब जो जितने करीब आएगा, एनडीए जितना करीब आएगा उतना वो बहुमत के करीब पहुंचेगा, जितना इंडिया करीब आएगा उतना वो बहुमत के करीब पहुंचेगा। और प्रोजेक्शन भी नीचे आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा नीचे का प्रोजेक्शन आप देखिए, इंडिया का प्रोजेक्शन हम दिखा रहे हैं और एनडीए का प्रोजेक्शन आपको दिखा रहे हैं। एनडीए एक सीट पर अब आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि एक सीट उनके पास निर्विरोध आ चुकी है, और दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया अभी यहां पर 0 आपको दिखाई देगा। अब यहां पर यही देखना है कि ये 543 सीटों पर जो अनुमानित है वो कितना यहां पर आकर बहुमत के चुंबक के पास आता है। तो ये बहुमत का चुंबक जिसको आप देखते रहिएगा, इस पर नजर बनाए रहिएगा। लेकिन अब जल्दी से आपको दिखाते हैं इस वक्त बड़ी खबर कौन सी आ रही है। मतगणना से पहले पप्पू यादव के बयान पर विवाद हो गया है। पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। मतगणना के लिए पूरी तैयारी से आना, यह कहा है पप्पू यादव ने। लोकतंत्र की हत्या हुई तो महाभारत होगी, यह कहा है पप्पू यादव ने। गलत होने पर मरता क्या ना करता, पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं सर पर कफन बांध कर आना, और यहां पर पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से क्या उकसाने की कोशिश की है, यह एक सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा आरोप लगा दिया भूपेश बघेल ने। ईवीएम मशीन बदलने का आरोप लगा दिया है भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव से सीट चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है ईवीएम मशीन नंबरों की लिस्ट भी उन्होंने जारी की और कहा कि वोटिंग से पहले और बाद में अलग अलग ईवीएम हैं, यह दावा किया है उन्होंने। चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और इस बीच आप देखिए हमारे संवाददाता आनंद पांडे और कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पहले मुझे यह बताइए, जिस तरह से यहां पर लगातार कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें क्लियर की, आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नतीजों पर क्या रिएक्शन होता है तमाम पार्टियों का।
बिल्कुल, चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही बात को सही साबित करने की कोशिश की है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की ना तो गड़बड़ी हुई है, नई मतदान में मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी होगी। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी बताई कि किस तरह से पूरा साइंटिफिकली तरीके से चुनाव कराए गए हैं और साथ ही मतगणना की तैयारी उसको लेकर भी चुनाव आयोग की जो फुल बेंच थी उसने बताया। और आपको हम बता दें कि अभी हम बीजेपी ऑफिस में हैं और यहाँ पर शाम की तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार लगातार बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। और ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये शाम की तैयारियां हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मतगणना पूरी हो जाएगी और जब जीत के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और चूँकि गर्मी बहुत है तो आपको यहाँ पर कूलर्स नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी ऑफिस में अभी से यहाँ पे हलवा बनना शुरू हो गया, पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई, सब्जी बननी शुरू हो गई। तो ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है जो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री इस कॉन्फिडेंस का कारण भी है जो एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, वो ये बताता है कि तीसरी बार बीजेपी और बीजेपी प्लस यानी एनडीए आसानी से सरकार बनाने जा रही है, एग्जिट पोल कहते हैं। लेकिन अब आज तो एग्जैक्ट पोल का दिन है, आज रिजल्ट का दिन है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही और कितने नहीं। लेकिन इस बीच कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप देखिए बीजेपी दफ्तर के बारे में तो आनंद बता रहे हैं, गजब तैयारियां हैं और उनके पास उस तैयारियों का आधार भी है। लेकिन हमने टेंट लगते तो कांग्रेस दफ्तर में भी देखा है, वहां क्या हलचल है? जी देखिए, कहते हैं ना कि सुना है तेरी महफिल में रत जगह है, यानी आज की जो रात जो गुजरी है इसमें सभी जगह होंगे सियासी नेता। और उसके बाद अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो बीजेपी में अगर आत्मविश्वास है तो यहाँ भी आत्मविश्वास की कमी नहीं है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये कांग्रेस मुख्यालय का लॉन है जिसे पूरी तरह से आप एसी और कूलर और कुर्सियों के साथ आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम नेता आएंगे, मीडिया के लिए ये बनाया गया है जो कि बातचीत करेंगे। 295 प्लस का दावा लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई है। जयराम रमेश ने कल यहां तक कह दिया कि 295 प्लस सीटें आएंगी, कांग्रेस का यानी सबसे बड़े दल का प्रधानमंत्री होगा जैसा 2004 में हुआ था, और एनडीए के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं। इस तरह के दावे कांग्रेस की ओर से किए गए। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में कुछ कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए हैं। और अगर तैयारियों की बात करूं तो मेरे बाईं ओर आप देखिए कि एक ये लॉन बनाया गया है मीडिया के लिए, और इसके अलावा और भी जो कार्यकर्ता अगर यहाँ पर आते हैं कांग्रेस मुख्यालय में तो उनके लिए एक और जगह बड़ी स्क्रीन के साथ बनाई गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ भी कूलर और टेंट का इंतजाम है। आप ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियाँ हैं, कूलर का इंतजाम है यहाँ पर। और इसके अलावा साथ ही साथ कैंटीन में खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस, चलिए बिल्कुल कुमार, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर और कांग्रेस हेडक्वार्टर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और वहां पर कैसी तैयारियां हैं वो भी हमने आपको बताया। इन तैयारियों से अंदाजा लगा लीजिए कौन सी पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन अब हम आपको थोड़ी यहां मेन स्टूडियो में भी तैयारियां दिखा देते हैं कि इस बार क्या तैयारियां हमने काउंटिंग डे कवरेज के लिए की है। यहां पर आप देख रहे होंगे हमारे तमाम खास मेहमानों के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। किसको कितनी सीटें, एनडीए के खाते में एक सीट, क्योंकि ये सूरत वाली है जो निर्विरोध चुने गए बीजेपी के कैंडिडेट, वहीं इंडिया अदर्स। और यहां पर आप देख रहे हैं पूरे इंडिया का मैप, इस भारत के नक्शे के जरिए एक एक सीट का आकलन विश्लेषण होगा। और ये जो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है आपको, ये सूरत का डॉट है, इसलिए यहां पर आपको, और इसी तरह से जैसे ही सीटों के रुझान आने लगेंगे सीटें धीरे धीरे करके भरने लगेंगी। और एक छड़ी आपके पास भी है हर्षवर्धन जी, और एनालिसिस जो है अलग अलग सीटों का होगा इसके जरिए। अक्कू जी ये बताइए कि इस स्क्रीन के जरिए और इन तैयारियों के जरिए विश्लेषण आपको लग रहा है कि आज थोड़ा आसान हो जाएगा? मुझे तो लग रहा है आसान होगा हमारे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए। लेकिन आप लोगों ने कितनी इसमें जान डाली है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ का विश्लेषण है, जो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है उसका विश्लेषण। मुझे तो लगता है ये भी आप विश्लेषण कर लेंगे कि दोपहर तक दंगा कहाँ होने वाला, बवाल कहाँ होने वाला, मारपीट। उसका जिक्र तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, ऐसी आशंका जता दी है बीजेपी। नहीं, पहली बात ये कि ये सचमुच लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है। 64-65 करोड़ लोग इस गर्मी में, धूप में मतदान करके आए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर किसी को कहीं कोई गड़बड़ी लग रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, उस पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और हमारा संविधान, लोकतंत्र इतना मजबूत है, मैं ये मानता हूं कि कोई दंगे, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। सबको नियंत्रण में रहना पड़ेगा, जैसे नतीजे आएंगे सब राइट टाइम होते जाएंगे। और लोकतंत्र बड़े बड़ों को राइट टाइम करेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा जी, जो अभी आपने डेटा मुशायरे पे दिखाया, हाँ, सचमुच ये आंकड़े कमाल के हैं।
और ये लोगों के दिमाग में जो परतें कई होती है ना कि क्या हो रहा है, बिल्कुल। और ये देखिए ग्राफिक्स चेंज हो गया, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, इसका क्या वाकई कुछ असर पड़ा? ये देखिए राजेश जी। देखिए न्याय यात्रा का कुछ असर पड़ा हो न पड़ा हो, लेकिन इतना असर जरूर पड़ा है कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि जो है वो काफी बदल गई है। उनको एक गंभीर राजनेता के तौर पे खुद भारतीय जनता पार्टी भी लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का मजाक, जिस तरह का पप्पू वगैरह पहले कहा जाता था, उतनी उग्रता से अब नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पूरा अपना टाइम जो है वो दिए थे। और पूरा हिंदुस्तान में दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो चले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो वोट में ट्रांसलेट कितना होगा ये तो अभी थोड़ा सामने आएगा। चेंज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी जी। राहुल गांधी ने जो खटाखट उत्पाद किया है ना, वो बहुत अच्छा है। वो उससे इतना बड़ा हो गया, खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक, फिर हर तरफ से खटाखट होने लगा, हर तरफ से खटाखट होने लगा। ये देखिए राम सर्किट का जिक्र हो रहा है। अब राम मंदिर इशू जो है, ये क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा हर्षवर्धन जी बन पाया और इसका फायदा बीजेपी को मिलता देख रहे हैं क्या? मुझे बहुत मतलब निश्चित तौर पर लगता है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो आपको दिखेगा नहीं, रोज ढोल नगाड़ा थोड़ी ना बजेगा, लेकिन राम मंदिर में 2 करोड़ लोग अगर दर्शन करने चले गए प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक, राम मंदिर के इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के इलाके पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। मेरा ये मानना है परिणामों में जब दिखेगा तो लोग कहेंगे अरे हम तो मुद्दा ही नहीं मान रहे थे, राम मंदिर तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। दिखेगा और जमकर दिखेगा। अक्कू जी आप भी यही मानते हैं? अयोध्या की तकदीर तो बदली। मैं ये 100 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, मैं तो मुझे लग रहा है पैन इंडिया असर है। और ये पैन इंडिया दक्षिण में भी है। वो दक्षिण में आपको कैसे राम मंदिर और तमिल संगम और जो पूरा एक मेल हुआ है, जिस पार्टी को गंगा की पार्टी कहा जाता था, वो धीरे धीरे पहाड़ और पर्वत और रेड़ी से होते होते वो समुद्र तक पहुंच चुकी है। और आज सचमुच वो अगर जैसा कि प्रेडिक्शंस हैं उस तरह से पूरा लग रहा है कि पैन इंडिया बीजेपी बन गई है। बिल्कुल। और ये इसकी एक झलक हमने एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी देखी। एग्जिट पोल के जब नतीजे आए तो ऐसा लगा कि बीजेपी जो है वो पैन इंडिया पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस अंदाज में कमल खिलते नजर आए एग्जिट पोल में। लेकिन आज क्या होगा ये होगी देखने वाली बात। एक और अहम खबर, नतीजों से पहले चंडीगढ़ कांग्रेस का एक्शन, 5 बागी नेताओं को 6 साल के लिए कर दिया गया सस्पेंड। चंडीगढ़ में 5 पदाधिकारियों को पदमुक्त किया गया। और इस बीच हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता क्या कह रही है, सुनते हैं। ऑल भारतीय, आई एम सो श्योर दैट द एंटायर कंट्री टुडे वुड हैव बीन इन देयर ओन प्रेयर्स, ब्लेसिंग एंड विशिंग फॉर 400 पार. And these blessings have a tremendous storm of positivity in the nation, along with winning Hyderabad seat. Madam, today early morning you're visiting temple, offered puja. तो देखिए माधवी लता को आप सुन रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से चंडीगढ़ में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन हुआ है। पवन बंसल के करीबी पदाधिकारियों पर गाज गिरी है। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में कार्रवाई हुई है। माना यह जा रहा था कि वहां पर पवन बंसल का जो गुट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है मनीष तिवारी को, जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ से। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दरोगा सरोज पर एफआईआर हो गई है। धारा 144 उल्लंघन के लिए उकसाने का उन पर आरोप लगा है। वीडियो के जरिए इंडिया गठबंधन के समर्थकों से उन्होंने की थी अपील। मतगणना स्थल पर लोगों को इकट्ठा होने को कहा था। वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी ने शिकायत कराई। आजमगढ़ के जहानागंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ये लड़ाई तो सियासी लड़ाई थी जो कि चुनाव के दौरान नजर आई, लेकिन बयानात तो ऐसे दिख रहे हैं मानो असली जंग हो रही हो, खास करके पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि कफन बांध कर आना मतगणना केंद्र। जी बिल्कुल सबीर, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 80 लोकसभा सीट, 81 काउंटिंग सेंटर और 851 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। और 8 बजे सुबह से मतगणना होगी। इसीलिए कल से लेकर आज तक अखिलेश यादव ने कहा सतर्क रहना, भरोसा नहीं करना है, काउंटिंग सेंटर्स पर डटे रहना, क्योंकि बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि टेम्परिंग हो सकती है, बेईमानी हो सकती है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए बहुत सतर्क है। और लखनऊ
में भी माहौल बहुत ज्यादा टाइट। हालांकि लखनऊ का जो रिजल्ट है वो पहले से लगभग साफ है कि तस्वीर क्या होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा करिश्मा हो सकता है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए। इस बार के चुनाव बहुत आशावादी हैं वो लोग, और इसीलिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। तमाम नेता अपने समर्थकों के साथ काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। सबको उम्मीद है कि जब बक्सा खुलेगा, जब ईवीएम खुलेगी, तो कुछ अच्छी खबर उनके और उनकी पार्टियों के लिए बिल्कुल बक्से के खुलने का सबको है इंतजार। ईवीएम क्या कहती है ये जानने का सबको है इंतजार। हमारे सहयोगी रजनीश रंजन भी देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। रजनीश, जयराम रमेश कह रहे हैं 295 प्लस, यहां तक कह दिया कि एनडीए गठबंधन के सहयोगियों से भी बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए दावे ज़रूर किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पार्टी अपने दावे को और कितना वो पुख्ता कर पाती है ये निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजों के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाते हैं। सिवड़ी ये काउंटिंग सेंटर है मुंबई, और मुंबई की 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं, साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई। यहाँ के 2 उम्मीदवार का जो किस्मत है, जो उनके पोलिंग है, उसका फैसला यहाँ पर होगा। और बड़ी बात यह है कि शिवसेना के दोनों ही जो ग्रुप हैं वो आपस में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं, सबसे बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में, उन दोनों की किस्मत यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी राहुल शिवाले और यामिनी जाधव, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से। तो ये दोनों ही उम्मीदवार शिवसेना के दोनों धड़ों के हैं, और उनके किस्मत का फैसला यहाँ पर होगा। ये सिवड़ी काउंटिंग सेंटर की बाहर की तस्वीर है। बहुत देर पहले से यहाँ पे लगभग सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, तमाम चुनाव आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है, और पूरी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम टेंट्स लगाए गए हैं, और जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। और इंतजार किया जा रहा है 8 बजने का, जब काउंटिंग शुरू होगी और एक के बाद एक जब रुझान आने शुरू होंगे, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि जयराम रमेश का जो दावा है वो सही है या एग्जिट पोल TV9 भारतवर्ष ने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक TV9 भारतवर्ष के तमाम संवाददाता मौजूद हैं। सीधे एक बार फिर रुख करेंगे गौरव का। गौरव, आपके पास क्या है खास? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर। पहले मैं ये बताऊं, उसके बाद मेरे पास तो इतना कुछ है दिखाने को कि समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स की, हमारे पास हमारे खास जो प्लान्ड ग्राफिकल रिपोर्ट से उनकी कमी नहीं पड़ेगी। पहले एक खबर देखिए बड़ी आ रही है, कार्यकर्ताओं से मिले हैं ओवैसी, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। देखिए AIMIM ऑफिस में उन्होंने बैठक की है, काउंटिंग पर तैयारियों की जानकारी भी ली है, ये जानकारी आ रही है। कार्यकर्ताओं से मिले हैं असदुद्दीन ओवैसी। माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हैदराबाद पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। माधवी लता को अभी आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि वो कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद, उनको यहां पर बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन अब काउंटिंग की जानकारी लेते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जानकारी आ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और काउंटिंग पर तैयारियों की जानकारी भी असदुद्दीन ओवैसी ने ली है। अब देखना यह है कि हैदराबाद में क्या होता है, बस थोड़ी देर में, कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन अब पहले देखिए, जल्दी से आपको यहां मैं दिखाता हूं अब मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। ये देखिए, ये डिटेलिंग राम सर्किट, यानी जहां से भगवान राम गए थे अपने वनवास तक, वहां से अयोध्या से लेकर वहां वो जो नीचे आप तमिलनाडु देखिए, जब यहां तक जब पहुंचे तो वो कहां कौन सी सीटें हैं, कि 10 राज्यों की कौन सी 82 सीटें हैं जहां पर आज जो नतीजे आएंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। और बड़ी बात इसलिए क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए इस राम सर्किट के 82 सीटों पर क्या असर पड़ेगा यह मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप देखिए, आप आ जाइए इधर, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी वो थी भारत जोड़ो यात्रा, और यह भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों से निकली थी, 64 सीटें इसमें पड़ती हैं। इसमें आप देख लीजिए, ऊपर से आप देख लीजिए, यहां से पंजाब से होते हुए आप नीचे तक आइए, यहां से आप देख लीजिए, ये आप कश्मीर नीचे तक, आप ये तमिलनाडु तक आप देख लीजिए, यहां तक जो पूरी यात्रा आई थी, यहां पर इस भारत जोड़ो यात्रा में 64 सीटें पड़ती हैं। अब इन 64 सीटों पर क्या नतीजे दिखेंगे, राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका इन 64 सीटों पर क्या असर होगा मैं आपको बताऊंगा। अब न्याय यात्रा देखिए, न्याय यात्रा आप देखिए, जो यहां पर सूरत से जो शुरू हुई थी, यहां पर देखिए, और होते हुए
सूरत से होकर गुजरी थी और खत्म उनकी वो यात्रा मुंबई में हुई थी, आपको याद होगा। वो यात्रा आप देखिए यहाँ पर जैसे ये निकली थी, यहाँ से होते हुए पूरा ये यहाँ तक इस नॉर्थ ईस्ट उन्होंने यात्रा शुरू की थी और मुंबई तक वो पहुंचे थे। ये यात्रा जो है 15 राज्यों से गुजरी थी, 6000 किलोमीटर से ज्यादा की उन्होंने यात्रा की थी, 90 सीटें इस यात्रा में पड़ी थी। इस पर क्या होगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी, इंडिया के गठबंधन के बाद हुई थी, तो इसका क्या होगा ये देखना पड़ेगा। ये पूरी टैली आपको दिखेगी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राम सर्किट, इन तीनों जो रूट्स हैं इनके बारे में, पड़ने वाली सीटों के बारे में, एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अलावा भी। आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर हम आपके लिए इस अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो में टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंस के जरिए, साइंटिफिक कवरेज के जरिए आपको आज के आने वाले नतीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम तैयार हैं, लेकिन देखिए अब यहां पर हम आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इस स्क्रीन पर, इसके अलावा आपको और क्या दिखेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बड़ा स्टूडियो, बड़ी स्क्रीन, लेकिन इसके पीछे अब आपको क्या दिखेगा, इस सर पर क्या दिखेगा ये भी आप समझिए। ये तो आपको यहां पर जो भी डिटेलिंग आएगी इस पीछे बैकड्रॉप पे आपको दिखता रहेगा, इस स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। लेकिन इस स्क्रीन पर जो ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, इतनी बड़ी स्क्रीन आपको कहीं नहीं दिखेगी। इस पर और क्या दिखेगा, इस पर आपको बहुत कुछ दिखेगा। पहले आप देखिए, ये ऊपर आप देखिए एनडीए, मेरे ऊपर से जो बोर्ड निकलते हुए दिख रहे हैं, एनडीए 1, इंडिया 0, अदर्स 0, ये सब आपको यहां पर इस बोर्ड पर, इस साइन बोर्ड पर, इस डिस्प्ले बोर्ड पर दिखता रहेगा। यानी स्क्रीन, डिस्प्ले बोर्ड, बड़ा स्टूडियो, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब का इस्तेमाल करके आज आपको सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे टीवी9 भारतवर्ष बताने वाला है। लेकिन पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 की 80 सीटें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों इस जगह से इस चुनाव लड़ रहे हैं, इस सूबे से। अभी वहां पर क्या माहौल है, जिस तरह की बात आई कल उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग पहुंचे, जिस तरह से डीजीपी कह रहे हैं कि यहां पर तमाम एसपी अलर्ट रहे, क्या जानकारी आपको मिल रही है हर जगह से? देखिए, हम इस वक्त तो बीजेपी ऑफिस में हैं लखनऊ में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात तक भी जो यूपी में जो लोग गृह विभाग के हैं, डीजीपी हैं और होम सेक्रेटरी हैं, इन सब ने सभी ज़िलों में जो पुलिस कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, सीनियर अधिकारियों से बातचीत की, उनको ब्रीफ दिया है। इस बात के इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि जहां आज काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर समाजवादी पार्टी खास तौर से और कांग्रेस की तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ तो गड़बड़ी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि गड़बड़ी की आशंका है। चुनाव आयोग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से उन्होंने मिर्जापुर के डीएम को हटाने तक की मांग की है। ये तक कहा कि करो मरो जैसी स्थिति है, कार्यकर्ताओं से बलिदान देने तक की बात की। आपने समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है सनातन पांडे या फिर नरेश उत्तम पटेल, इनके बयानों को भी देखा जिसमें उन्होंने कहा था सनातन पांडे ने किया तो मेरी लाश जाएगी या फिर बलिया के डीएम की लाश जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें कही जा रही, तो उनको लगता है कि आज इन काउंटिंग सेंटर्स पर बहुत फोकस रहेगा कि कहीं से भी कोई स्थिति खराब ना हो। ये चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी आज। बिल्कुल, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और केरल और तमिलनाडु से इस बार जो रुझान सामने आते हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन, उनका पूरा विश्लेषण और फिर वरिष्ठ पत्रकारों की राय, उस पर हम आपके सामने रखेंगे। तो ये है हमारी तैयारी। और आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर पटना से आ रही है। यहां पर बड़ी खबर तो नहीं है, कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो हवन करते हुए नजर आ रहे हैं और नतीजों से पहले पूजा पाठ हो रही है। ये जानकारी देखिए सामने आ रही है। पटना से बीजेपी कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है और अपने अपने इष्ट देव के सामने ये गुजारिश कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें इस बार मिलें और उनकी मेहनत स्वारत हो। ये कोशिश दोनों तरफ नजर आ रही है। और अभी तो चूंकि वक्त बचा है, इसलिए दावे भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं, जोरदार किए जा रहे हैं। एक तरफ 400 पार की बात है और दूसरी तरफ 295 प्लस की बात की गई है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से। और हमारे संवाददाता रुपेश कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या? पूजा पाठ वहां पर हमने सुना कि शुरू हो गया है, हवन हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता हवन पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विजय घोष, जय घोष कर दिया गया है और विजय तिलक भी लगा दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर शंख की ये जो जयनाद इसको कह रहे हैं और यहाँ पर नरेंद्र मोदी
रिजल्ट आने के पहले या फिर कहें कि रुझान आने के पहले ही इन्हें विजय तिलक लगा दिया गया है और ये अखंड यज्ञ यहाँ पे चल रहा है। पाठ यहाँ पर लड्डू भी बंटने शुरू हो गए हैं। इतना आश्वस्ति का भाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि मैं हूँ मोदी का परिवार, और ये तख्ते हाथों में लेकर के और यहाँ पर हवन और यज्ञ चल रहा है अखंड, जब तक संपूर्ण क्या अभी तो रुझान भी, अब काउंटिंग शुरू भी नहीं हुआ है। पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 400 से ज्यादा सीट कैसे आए इसके लिए हम लोग हवन पूजन कर रखे हैं। और इंडी गठबंधन जो वायरस है जो पूरी तरीके से पूरे देश में दूषित कर दिया है, उसको इसी हवन कुंड में हम लोगों ने जलाने का काम किया है, नष्ट करने का। माननीय जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं उनके द्वारा वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ आज हम लोगों ने नष्ट करने का कार्य किया है। चलिए तो देखिए हवन पूजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से हवन पूजन कर रहे हैं और वहां पर तो विजय तिलक भी लगा दिया गया है। एक बार फिर हम स्टूडियो का रुख करते हैं पटना से और देखिए यहां पर आपको बताने जा रहे हैं हम कि इस बार आपको जैसे जैसे रुझान सामने आने लगेंगे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 1 घंटे 15 मिनट का देखिए सिर्फ वक्त बाकी रह गया है और पहला रुझान हमारे सामने होगा। और जैसे जैसे रुझान हमारे सामने आएंगे उन रुझानों के विश्लेषण के लिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त अपनी अपनी चेयर पर आसीन हो चुके हैं और यहां पर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। यह देखिए जैसे दल बदलने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी सीट पर क्या रहा ये आपको जानने को मिलेगा। यह देखिए दल बदलने वाले उम्मीदवार में पवन सिंह भी आ रहे हैं, पवन सिंह जो कि काराकाट से इस बार उम्मीदवार हैं, गीता कोड़ा। तो इस तरह से सीट वाइज आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। दल बदलुओं का क्या हो रहा है, जनता ने उन्हें कितना समर्थन दिया, यह आपके सामने होगा। और इसी तरह से ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, जो कि अब हालांकि काफी वक्त हो गया है जी ये अब मत करो क्योंकि हो गया रहा अब ना करें ज्योतिरादित्य तो मतलब इसलिए मैंने ही ऐड कर दिया। 10 साल हो रहा है, कर चुके हो तो इतना बदलना था, बदल चुके जो है। चलिए तो देखिए दल बदलने वाले रवनीत सिंह बिट्टू, दल बदलने वाले उम्मीदवार। इस तरह से एक एक उम्मीदवार आपके सामने आएंगे और जनता ने उन पर कितना भरोसा किया ये आपको जानने को मिलेगा। हर्षवर्धन जी, ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत रोचक होगा। और वैसे तो ये है कि मेरी निजी राय ये होती है कि ऐसे लोग जो इस तरह की पलटी मारते हैं, जनता को थोड़ा उनको पलटना चाहिए, इतना आसानी से नहीं निकल जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मजबूत नेता होता है, किसी को अपनी पार्टी में वो जिसको कहते हैं ना कि यथोचित सम्मान नहीं मिलता है, तो वो दूसरी पार्टी में जाता है। लेकिन अब जनता उसको कैसे रिएक्ट करती है, कैसे देखती है, ये और लोकसभा चुनाव में गौतम दा ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो जिस पार्टी में जा रहा है उस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है और उस चेहरे पर कितना भरोसा है, ये भी तो है। वो तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये भी भरोसा नहीं है कि जीतने के बाद कहाँ रहेंगे। जो इसका स्वभाव होता है दल बदलने का, वो जहाँ पे सत्ता होता है वहाँ पे बदलते हैं। तो सत्ता को देख के बदलते हैं लोग। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जो अभी जो स्थिति बन गया है बहुत चली जाएगा। जैसे आपने बंगाल का जिक्र नहीं किया, मैं बंगाल से बता देता हूँ। अर्जुन सिंह बैरकपुर से जीता था, जीतने के बाद तृणमूल ज्वाइन किया, चुनाव का पहले फिर भाजपा आ गया। अभी सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ जो लड़ रहे हैं तापस राय, अभी 5 बार का तृणमूल का विधायक है, वो उसके खिलाफ लड़ रहे, मजबूत मुकाबला कर रहा है। ये बात सही है। इसलिए बाकी राज्यों में हर जगह पे दल बदलू तो सब जगह से है। और सब पार्टी से एक नोटिस दिया जाता है मीडिया को लिए, कोई विशिष्ट जन आज एक एमिनेंट पर्सन ज्वाइन करने जा रहा है, करने वाला है। बिल्कुल तो दल बदलुओं के साथ जनता ने क्या रवैया अख्तियार किया इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए जब तक हम लोग बात कर रहे थे तब तक हमारे जो ग्राफिक्स टीम ने जो ग्राफिक्स फायर किए हैं अलग अलग चरण में कितनी सीटें हैं और उनके नतीजे क्या रहे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, ये सारा डेटा आपके सामने आ गया। गौतम दा ने बहुत बढ़िया कहा, ये बात दर्शकों को और ठीक से सुननी चाहिए कि जो दल बदलू होते हैं उसको कहा जाता है सम एमिनेंट पर्सनैलिटी। देखिए ये पार्टी विशेष जो है वो भेजती है सूचना,
नाम भी ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब सूचना भेजती है वो लिखा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी इसमें ज्वाइन करने वाला है, तो ये होता है। लेकिन ये दल बदलू का इतिहास अगर आप देखेंगे तो फिर वो आप आया राम गया राम से जो खेल शुरू हुआ, और उसके बाद अब जनप्रतिनिधि कानून बदल गया। लेकिन क्या जनप्रतिनिधि कानून सही में इसमें सफल रहा है? अब लोग उसके आगे गले देखिए ग्राफिक्स पर क्या आ गया, डीएमके की यहाँ पर जिक्र हो रहा था। क्षेत्रीय क्षत्रप, अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या असर डालते वो नजर आए वोटर्स के जनमानस पर, यह भी हम आपको यहां पर बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। जल्दी से एक बार फिर गौरव का रुख करते हैं। गौरव। बिल्कुल समीर, तो देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मैं वो खबर बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। नतीजों से पहले एनडीए के बड़े अलाई ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट पड़े, ये कह रहे ओपी राजभर। एग्जिट पोल से देखिए ये खबर आपके सामने आ गई। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, 542 सीटों के परिणाम आएंगे और ये सारे परिणाम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है और बहुत कम वक्त बचा है, 1 घंटे और कुछ मिनट। 542 इसलिए क्योंकि एक सीट का नतीजा आ चुका है। 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है और ये बड़ी स्क्रीन पर आपको वो पूरा डेटा दिखेगा। एक एक सीट, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, एक एक सीट का डेटा दिखेगा, राज्यवार दिखेगा, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राम सर्किट, ये सब बताएंगे, बहुमत का चुंबक दिखाएंगे, ये सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा। ये एक एक जानकारी आपको अभी यहां थोड़ी देर में दिखने वाली है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। 8 बजने में कुछ देर का टाइम बचा है, लेकिन इसके अलावा और हम आपको यहां पर क्या दिखाने वाले हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग तो आप इस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे ही, इस बहुत बड़ी स्क्रीन पर। लेकिन आप देखिए, अब जैसे आपको हम यूपी का केवल बताएं, केवल यूपी में आपको क्या दिखाने वाले हैं। यूपी में 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में एक एक सीट आपके सामने से स्क्रीन पर आएगी। एक एक सीट, सहारनपुर, अमरोहा, मथुरा, बरेली, उन्नाव, इटावा, फतेहपुर, कैसरगंज, कुशीनगर, देवरिया, मछली शहर, कौशाम्बी, कन्नौज, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारी सीटें, एक एक सीट आपको दिखेगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल 42 सीटें, तो 42 की 42 सीटें आपको इस स्क्रीन पर दिखेंगी। कूच बिहार, मालदा, उत्तर, रानाघाट, जयनगर, हावड़ा, काथी, घाटल, श्रीरामपुर, हुगली, जादवपुर, बहरामपुर, रायगंज, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, तामलुक। अब अगला राज्य आपको देखिए, ऐसे ही आपको एक एक सीट हर राज्य की। तमिलनाडु 39 सीटें, बहुत अहम है, अब इस सीट पर सबकी नजर है। कोयम्बटूर, तंजावुर, अब रामनाथपुरम देख लीजिए, विरुधुनगर, थेनी, मल्यादथुरई, इरोड, अरानी, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, ये सारी सीटें आपको दिखेंगी यहां पर। राजस्थान 25 सीटें। अब राजस्थान में क्योंकि एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए कुछ यहां पर बुरी खबर आ सकती है, तो एक एक सीट यहां पर आप देखिएगा। गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, जोधपुर, ये सारी सीटें, यानी एक एक सीट, आप सीट बोलिए और आपके सामने वो सीट होंगी। आप पंजाब की 13 सीटें देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ है यहां दांव पर। गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, खडूर साहिब, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, संगरूर, एक एक सीट आपके सामने यहां पर होगी। बिहार देख लीजिए, बिहार में पहले महाराष्ट्र 48 सीटें, यहां पर एनडीए में क्योंकि बहुत कुछ बदला है पिछले 5 सालों में, तो यहां की तस्वीर बहुत अहम होगी। मुंबई उत्तर, पीयूष गोयल, शिरडी, सांगली, विशाल पाटिल, अहमदनगर, यहां पर देख लीजिए तमाम सीटें, एक एक सीट। बिहार 40 सीटें, एनडीए में यहां भी बदलाव हुआ है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार इधर आए हैं, अब वहां क्या होगा। वाल्मीकि नगर, मधुबनी, कटिहार, वैशाली, हाजीपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर, बक्सर, गया, सासाराम, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये एक सीट केवल थी कांग्रेस के पास, बाकी सारी सीटें एनडीए के पास थी। अब इन 39 सीटों में क्या कुछ चेंज होने वाला है। जेडीयू को एग्जिट पोल नुकसान दिखा रहे हैं, आरजेडी को गेन दिखा रहे हैं, तो क्या चेंजेस आएगा बिहार में, ये सारा आपको टोटल टैली और एक एक सीट के बारे में आपको हम इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, किसी और जगह आपको इतनी डिटेलिंग नहीं मिलने वाली है। शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़े हुए, पहले आपको शिवांग माथुर के पास ले चलते हैं। शिवांग, मुझे देखिए, एक तरफ आपने वो देखा बड़ी स्क्रीन, आप उधर देख रहे हैं, आप इधर देख लीजिए, ये तमाम नेता आएंगे, आपको दिखेंगे यहां पर। ये इन नेताओं के पास, इन नेताओं के क्या नंबर्स हैं, ये नेता क्या नंबर लेकर आ रहे हैं, ये जो बड़े फेसेस हैं सबसे बड़े अपनी पार्टियों के, अपने अलाइज के, इनके क्या नंबर्स आ रहे हैं, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। चाहे वो यहां पर एनडीए हो, इंडिया हो, या फिर इसके अलावा अदर्स, वो क्या करेंगे, ये हमको देखना है और यही आपको हम यहां पर बताएंगे। यानी यहां पर इस स्टूडियो में
एक एक डिटेलिंग इस स्टूडियो में, एक एक सीट इस स्टूडियो में, एक एक नेता इस स्टूडियो में, एक एक विश्लेषण, सब कुछ आपको यहां जानने को मिलेगा कि आखिर 2024 के चुनाव, 18वीं लोकसभा के चुनावों के नतीजे क्या है उनका स्वरूप, कैसी है उनकी तस्वीर, और क्या कहता है नंबर गेम, और नंबर के पीछे का नंबर क्या कहता है, यह भी आपको जानने को मिलेगा। सीधे चलते हैं शिवांग के पास। शिवांग, बताइए इस वक्त क्या तैयारियां दिख रही है आपको? 7 बजने वाला है, 1 घंटे में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इस वक्त मौजूद हूं और ये उत्तर पश्चिमी बंगाल की सीट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नेताजी इंडोर स्टेडियम है। बाहर जो गहमा गहमी है वो इस वक्त देखी जा सकती है। भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और कुछ ही देर में, यानी जैसा आपने जिक्र भी किया कि 8 बजे के आसपास जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो अफसर हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो अंदर जा चुके हैं। सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ पर हैं। ये वो इलाका है जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोड शो भी किया था। सुदीप बंदोपाध्याय पिछले 5 बार से यहाँ से सांसद हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, खास तौर पे बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें इसने हासिल की थी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस बार जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी दिखाया है कि बीजेपी को टीएमसी से ज़्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आती है। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया है, लेकिन अब देखना होगा कि जब रुझान आने शुरू होंगे तो बीजेपी जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, उसको कितनी हरियाली मिलती है इन वोटों के अंदर। और इसके अलावा यहाँ जो त्रिकोणीय एक फाइट है, जो सीपीएम भी एक तीसरी पार्टी है, उसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। कंपटीशन जो है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है, और बीजेपी ने खास तौर पे करप्शन के मुद्दे को उठाते हुए जनता से वोट मांगा है। हालांकि जो ममता बनर्जी हैं, लंबे समय से जो उनकी नीतियां रही हैं यहाँ बंगाली लोगों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, उसमें काफ़ी वो प्रसिद्ध हैं। लेकिन पोलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, संदेश खाली भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा करप्शन जो है उसी के ऊपर बीजेपी ने पूरी अपनी ज़मीन तैयार करी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और क्योंकि 18 सीटें पहले भी बीजेपी जीती है, तो इस बार बीजेपी को उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि 42 में से 30 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ठीक है शिवांग, तो संदेश खाली जैसा कि आपने बताया, उसकी वजह से सूबे की सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई। अब वहां पर देखना है कि उसका कितना असर होता है। हालांकि एग्जिट पोल से कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन क्या नतीजों में वो परिवर्तित होगा वो अभी देखना है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी इस बार कैसा परफॉर्म करेगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। बीजेपी का मिशन दक्षिण। कर्नाटक 2023 के विधानसभा चुनाव में हारी बीजेपी, लोकसभा चुनाव में बनाई नई रणनीति। लोकसभा चुनाव में जेडीएस से गठबंधन होता है। येदियुरप्पा के बेटे को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। बीवाई विजेंद्र, येदियुरप्पा का दिखा असर। तो इस बार कर्नाटक में कैसी परफॉर्मेंस होगी, कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना पर भी नजर होगी। लेकिन पार्था, क्योंकि हमारे साथ डेटा मुशाए मौजूद हैं, कर्नाटक में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है उसे आज आप कैसे एनालाइज करने वाले हैं जैसे ही रुझान सामने आएंगे? देखिए, कर्नाटक में एक चीज, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, वो कर्नाटक से ही आता है। बिल्कुल। और कांग्रेस का रीजनल लीडरशिप स्ट्रांग है। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार स्ट्रांग है। एमबी पाटिल आप देखेंगे बहुत सारे एरिया में। इस बार तो सरकार है कर्नाटक में, सरकार में। और कांग्रेस ने एक ह्यूज मैंडेट लेकर आया, 135 प्लस अलायंस एक था, 136 सीट्स लेकर आया। लेकिन देखिए, बीजेपी का जो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बीजेपी को जब लगा कर्नाटक मुश्किल हो सकता है, अलायंस कर लिया। ठीक है। अभी क्या है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उधर एक 5 गारंटीज का उनका लग रहा है, जो 5 गारंटीज का इंपैक्ट बहुत पड़ेगा। जो न्याय गारंटी दी है। न्याय गारंटी क्या है, 2000 रुपया हर फैमिली का एक महिला को मिल रहा है। हाँ। फ्री बस सर्विस मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। इस मैप में आप क्या बताने? आप देखिए, ये हैदराबाद कर्नाटक एक एरिया है। ये जो एरिया है, ये पिछले बार बीजेपी ने स्वीप किया था। ओके। इधर ही गुलबर्गा सीट आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बेल्ट में जो कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंप्रूव करने के लिए, ये एक बेल्ट है। जो देखना पड़ेगा, देखिए हमारा जो ओल्ड मैसूर रीजन है, इधर बीजेपी ने, देखिए इधर कांग्रेस का एक ही सीट आया था। हाँ। ये बेल्ट में बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस किया। हाँ, इस बार ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जेडीएस के अलायंस का फायदा मिल रहा है भारत। देखिए, पिछले बार 2019 में कांग्रेस जेडीएस का अलायंस किया। हाँ। अब देखिए कोई फायदा नहीं मिला। इस बार बीजेपी ने जेडीएस का अलायंस किया। तो क्या होगा? तो क्या होगा, हासान सीट में थोड़ा सा अब प्रज्वल रजन्ना, वो वाला जो केस था, बिल्कुल, वो उसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और वो सेकंड, मतलब जो सेकंड फेज में इलेक्शन गया, उसमें पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया। मतलब आप देखेंगे जो कोस्टल कर्नाटका है जी, इधर देखिए 4 सीट है। और इधर वोट शेयर एक बार अगर देख लेंगे ना, 61% पिछले बार बीजेपी को वोट गिरा। 61%। कोस्टल
कर्नाटका इज द बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व वाला गढ़ है। तो इस बार क्या इधर कुछ गारंटी का इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? राइट। तो क्या है, जो सोशल स्कीम्स आप जब दे रहे हो, फ्रीबीज आप जब दे रहे हो, उस वोट बॉक्स ईवीएम में कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, हम लोग जल्दी से एनालिसिस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एनालिसिस की जाएगी और कर्नाटक में ये सारी बातें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बार बीजेपी जेडीएस का गठबंधन क्या गुल खिलाता नजर आ रहा है। तेलंगाना की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र जरा आंध्रा का भी कर लेते हैं। बीजेपी के मिशन दक्षिण के तहत आंध्रा भी इंपॉर्टेंट। 2019 में बीजेपी का कोई गठबंधन यहां पर नहीं था। इस बार टीडीपी और जीएसपी से मजबूत गठबंधन है। 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो आंध्रा, एक पॉइंट छोटा सा, आंध्रा में सबसे ज्यादा नजर आपकी किस बात पर? नहीं, ये अलायंस है कि उधर स्टेट इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ हो रहा है। हाँ। तो क्या होगा, जनरली आंध्रा में स्प्लिट वोटिंग नहीं होता है, मतलब जो असेंबली में जिसको करते हैं पार्लियामेंट में उसको करते हैं। तो इस बार को स्प्लिट वोटिंग दिखाई देगा नहीं देगा, नजर रहेगा। जगन का जादू बरकरार है या नहीं? और जगन भी सोशल स्कीम बहुत दिया है। हाँ। तो देखिए, कर्नाटका आंध्रा में फीमेल सेंट्रिक सोशल स्कीम बहुत दिया गया। इसमें फीमेल वोट में इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। राइट। ठीक है। राइट। अभी अगर तेलंगाना आप बता रहे थे, अगर मैं तेलंगाना में आ जाऊं, देखिए आंध्रा तेलंगाना पहले एक ही स्टेट था। तो देखना पड़ेगा आंध्रा में अब जब अलायंस कर रहा है उसका इंपैक्ट इधर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए पिछले बार का रिजल्ट आप देखेंगे इंटरेस्टिंग था। बीजेपी के सीट था ऊपर का, कांग्रेस का नीचे का था। ठीक है। अभी बीआरएस क्या है, एक डेसिमेशन होने जा रहा है, मेल्ट डाउन होने जा रहा है। तो ये कांग्रेस इधर एक्सपेंड करेगा, ये बीजेपी इधर एक्सपेंड करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिल्कुल। और तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ साउथ के जो तमाम स्टेट हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसा परफॉर्म करती है, ये भी देखने वाली बात होगी।